नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप देख रहे हैं दिशाएं। दिशाएं एक ऐसा मंच है जहां बात करते हैं युवाओं के करियर की, उनकी तैयारी की और उनके भविष्य की। आज का विषय बहुत खास है क्योंकि आज का विषय हर घर में एक सवाल बनकर उभरता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आखिर कैसे करें और उसकी सही राह क्या है, खासकर जब बात हो एसएससी एग्जाम्स और बैंकिंग की। आज इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रामांशु मिश्रा सर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमने लिया है और ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज जुड़े हैं सर। तो मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगी क्योंकि आज का एपिसोड आपने जान ही लिया है कि बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3456-171 पर अभी कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं एक बार अपना नंबर फिर से हमारा रिपीट करती हूँ। हमारा नंबर है 1800-3456-171। तो चलिए संवाद शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है दिशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्योंकि ये हमने टॉपिक लिया है बैंकिंग और एसएससी और बहुत ये जो करियर है काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इसमें, लेकिन जो बच्चे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि बच्चे एज अ करियर क्या देख करके उन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए अपने करियर को? देखिए, कोई भी हम जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए जी, तो कुछ बातें हमारे दिमाग में आती हैं। जी, जॉब हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कई बार जॉब तो पा जाते हैं लेकिन इतनी दूर घर से चले जाते हैं कि वहाँ से आना बड़ा मुश्किल होता है और गार्जियन को अपने साथ ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में कई बार उनको जॉब छोड़ के और फिर किसी और जॉब की तलाश करनी पड़ती है। तो जब भी आप डिसाइड कीजिए कि हमें क्या जॉब करना है तो अपनी पढ़ाई, अपने इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी डिसाइड कीजिए कि फ्यूचर में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी हो जाएंगी कि नहीं होंगी। अभी जैसे बहुत सारे, अभी हम लोग बात करेंगे बैंकिंग और एसएससी की बात करेंगे तो बैंकिंग में ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई जी, और बहुत सारे बच्चे बैंक पीओ, दो प्रकार के उसमें जो है पोस्ट होते हैं, बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। थोड़ा सा उसमें एग्ज़ाम के पैटर्न में अंतर होता है, उसके कार्यप्रणाली में अंतर होता है। लेकिन जब बच्चे दूर चले जाते हैं, सैलरी हैंडसम है उनकी, काम करने का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बच्चा बिहार का है, कोई यूपी का है, किसी अदर का, और पहुंच गया तमिलनाडु, पहुंच गया केरला और घर का इकलौता है, तो अब गार्जियन उसके पास जा नहीं सकते, वो बार बार गार्जियन के पास आ नहीं सकता। तो अब उसके साथ मजबूरी हो जाती है कि हम आगे क्या डिसीजन लें। और फिर एक समय के बाद आप जॉब को चेंज भी नहीं कर सकते, खासकर गवर्नमेंट जॉब को। तो इसलिए जब भी आप जॉब की तैयारी कीजिए तो इस बात का भी ध्यान रखिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और होने के बाद क्या होगा, लेकिन जीवन उसके बाद भी शुरू होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल रामांशु जी, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है। बच्चे जब दूर दराज जाते हैं, काम के साथ ही वो तैयारी भी करते हैं। ऐसे में क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी सपने लिए होते हैं, ऐसे में अभी जो बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली है, 15,000 से अधिक वैकेंसीज़ निकली है बैंकिंग में। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को, खासकर युवाएं जो देख रहे हैं, उनको बताइए कि किस तरीके की वैकेंसीज निकली है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बैंक में स्पेशली मैंने बताया कि दो तरह के पोस्ट हैं। एक जो है पीओ का पोस्ट होता है, प्रोविजनरी ऑफिसर, और एक जो है क्लर्क का होता है। ये ऑफिसर ग्रेड का है, वो क्लर्कल ग्रेड का है। लेकिन बैंक में आप काम करने का तरीका देखेंगे तो लगभग सभी लोग एक ही तरह के काम करते हैं। जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि कोई बहुत बड़े स्तर पर जिम्मेदारी लेके काम करता है, कोई बहुत छोटे स्तर पर काम करता है। लेकिन एक चीज़ और बहुत प्रॉब्लम अभी आई है रिसेंट में, आफ्टर कोरोना के बाद क्या हुआ है, और जिस प्रकार पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंक का जो कोर वर्क में क्या था, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, पैसा ट्रांसफ़र करना, फिर जो है पासबुक अपडेट करना और बहुत सारी सरकार की स्कीम्स को बताना, ये मेन काम था बैंक का। उसमें से एक बहुत बड़ा काम हट चुका है। अब जो बैंकिंग सेक्टर में जो है बहुत प्रेशर है, बहुत आसान काम नहीं है। जो पहले कहीं भी कोई कॉलोनी में एक बैंक मैनेजर होता था और सब लोग कहते थे मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, बिल्कुल। और अब ऐसा नहीं रह गया है। उनके कार्य में बहुत सारा चेंज हो गया। और एक चीज़ और चेंज आई कोरोना काल के बाद कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो MBA किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो सारे के सारे बच्चे अब बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं। पहले क्या होता, जो प्लेन ग्रेजुएट होते थे, BA किया, BSc किया, BCom किया, सिर्फ वही आते थे। क्योंकि बाकी इंजीनियरिंग वाले और बीकॉम वाले जो है MBA वाले, वो अलग अलग सेक्टर में चले जाते थे। लेकिन जिस प्रकार अलग अलग जगह शट डाउन होने लगता है, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत लोग एक साथ निकाले जाते हैं। जी रामांशु जी, ये तो जैसा आपने बोला कि बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब मैंने वैकेंसीज जो होती हैं वो डिफरेंट PO लेवल और क्लर्क लेवल पे हुई है,
और एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी, क्योंकि अभी हम आपने बात की स्किल्स लेवल, स्किल इंडिया हमारा अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम देखते भी हैं कि अभी स्किल बेस्ड जॉब हो रही है, और ख़ासकर कोरोना के बाद और जिस टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं उसमें AI आने के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं। तो क्या कुछ एग्ज़ाम्स में भी चेंजेस आए हैं, क्या कुछ जो पोस्ट हैं उसमें भी कुछ नया कुछ अपडेट हुआ है? देखिए, अभी जो एग्ज़ाम का एक सिंपल सा जो पैटर्न चल रहा है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। एक तो कंप्यूटर बेस्ड बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए हैं जी। एग्ज़ाम को अगर हम बांटते हैं तो 3 लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर, मैं जी, आपकी आवाज़ कट के आ रही है। आप अपना कृपया सवाल दोबारा दोहराएं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बैंक की सेवा में जाने के लिए बच्चों की योग्यता या पढ़ाई कितनी होनी चाहिए और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? प्रश्न क्या था इनका? क्वालिफिकेशन। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन जब भी ऑफिसर लेवल का होता है तो उसमें एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये नॉर्मली ग्रेजुएशन लेवल पे ही है, और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम से, जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हो, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो एक तो पहली क्वालिफिकेशन ये हो गई। दूसरा क्या है कि इसमें हम आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज की। तो नॉर्मली कोई भी बैंकिंग सेक्टर में हम जाते हैं तो एज की शुरुआत हम जो है कुछ जगह क्लर्कल जॉब के लिए 20 भी माना जाता है और कुछ जगह 21 साल लेते हैं हम लोग। तो ये अलग अलग एग्ज़ाम और अलग अलग पैटर्न में अलग अलग सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू की जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्री लेवल पे MCQ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने इसमें एक बहुत विशेष चीज़ क्या है कि टाइम बहुत कम मिलता है आपको, लगभग 30 सेकेंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन से बहुत अलग अलग तरीके के हैं, जैसे क्वांट का मतलब होता है मैथमेटिक्स, वो भी अरिथमेटिक का पोर्शन, उसमें बहुत सारा DI बेस होता है, डाटा इंटरप्रिटेशंस को लेके। दूसरा रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछे जाते हैं। बाकी सारे के सारे एग्जाम में जो है जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस पूछा जाता है। और अवेयरनेस का मतलब क्या कि रिसेंट अभी क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, यानी करंट में बैंकिंग सेक्टर और फिनांस सेक्टर में क्या क्या सारी चीज़ें चल रही हैं वो आपसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ चौथा जो हमारे इसमें पार्ट होता है वो इंग्लिश का पार्ट होता है, और इंग्लिश में भी एकदम रिसेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चाहिए कोई पुरानी किताब पढ़ के हम इंग्लिश क्वालिफाई कर जाएं तो ऐसा नहीं है। इसीलिए बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जितने भी रिसेंट न्यूज़पेपर हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे द हिंदू हो, उसको पढ़ते हैं, और उसमें जो भी इकोनॉमिक सेक्टर से नए नए वर्ड्स आते हैं उसी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो पढ़ते इन्हीं चारों चीज़ों को है, मैथ्स को पढ़ेंगे, रीजनिंग को पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे और जनरल अवेयरनेस को पढ़ेंगे। बस अभी जो है रिसेंट में कोरोना के बाद सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे आ गई हैं तो उससे एक थोड़ा सा आसान भी हो गया, कठिन भी हो गया है। आसान ये हो गया कि सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जा रही है। अब कोई गांव का बच्चा ये नहीं कहता कि हमको जानकारी नहीं है। पहले होता कि आप बड़े शहर में जाते थे, बड़े कोचिंग में जाते थे, बहुत सारा पैसा देते थे, तभी सीख पाते थे। और यही सवाल था मेरा भी कि अभी के समय में चूँकि टेक्नोलॉजी अभी गाँव तक पहुँच गई है, तो ये मुद्दा नहीं कह सकते कि जो पढ़ाई है वो आप अगर चाहें तो आप YouTube भी एक माध्यम है जिसमें आप जा कर के आप जो जहाँ लोग सोशल मीडिया समय बिताते हैं वहाँ पे आप उसको यूज़ करके आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कई लोग सोशल मीडिया को नेगेटिव कॉन्सेप्ट में लेते हैं, लेकिन मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में लेता हूँ। अगर आप उसको पढ़ाई के रूप में ले रहे हैं और आपने किसी अच्छे टीचर को फॉलो करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप बहुत कम समय में और किसी एक जगह बैठ के ही बहुत कम खर्च में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ कंपटीशन क्यों बढ़ गया कि जो चीज़ें पहले कुछ लोगों तक सीमित थी वो सबके पास पहुंच रही जी। तो इसलिए अब कंपटीशन का लेवल टफ हो गया है, और जिस प्रकार लोगों का गवर्नमेंट जॉब के प्रति अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ है, ऐसे में कोई भी फॉर्म निकल रहे हैं तो लाखों लाख बच्चे फॉर्म भर दे रहे हैं। तो इसलिए अब आप अगर एक भी गलती की तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की एक और खासियत है कि बाकी सब में होता है कि टोटल ओवरऑल आपका मेरिट देखा जाता है, इसमें सेक्शनल मेरिट होता है। मैथ के लिए भी पास होना जरूरी है, इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है, रीडिंग में पास होना जरूरी है और जनरल अवेयरनेस में भी पास होना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के मास्टर हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको चारों में उसका कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा।
तो ये जो तैयारी है ये क्योंकि हमने अभी बात ही करे थे स्किल की और तैयारी की भी, और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पीड विथ एक्यूरेसी, जो कि रीजनिंग की हम बात करते हैं। तो ये जो तैयारी होती है, तो एक स्टूडेंट को क्या कुछ ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो बेसिक में हमें अब पहले ये होता था कि हम जीरो से शुरू करते थे, लेकिन जब से ये इंजीनियर्स और ये MBA वाले आने लगे हैं, ये ऑलरेडी उसके मास्टर्स हैं, उनसे मुकाबला हो रहा है प्लेन ग्रेजुएट्स का। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे अगेंस्ट में कौन लोग हैं। वो लोग चूँकि पढ़ाई कर रहे हैं 4-5 साल से इस चीज़ के लिए, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है चीज़ों का, लेकिन जो प्लेन ग्रेजुएट्स जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, लेकिन जो सिलेबस है, अगर वो सिलेबस ध्यान से पढ़ा जाए या विद एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट वगैरह के साथ पढ़ा जाए, तो अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और ध्यान रख रहा है कि क्या क्या चीज़ों पे उसे देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तो मुश्किल नहीं है। नहीं, बस यही मैं कह रहा हूँ। तो कॉम्पीट किससे करना है, खुद से या उनसे कॉम्पीट? देखिए, जो आपके अगेंस्ट में उसके तो आप बराबर में आएंगे। प्लस आपको अपनी कैपेसिटी को वहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि आपने एक पढ़ाई दूसरे तरीके से की है, कोई प्लेन ग्रेजुएट दूसरे तरीके से किया, लेकिन चूंकि मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, सारे जो है कोर्स अवेलेबल हैं, सारे का सारा मटेरियल अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले एक काम जरूर करना चाहिए, प्रीवियस से जितने क्वेश्चन है उसको ठीक से बैठ के, लोग करते क्या, उसको रटने लगते हैं, उसको एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चंस के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। अगर 2022 में कुछ और पूछा, 23 में कुछ और पूछा, 24 में कुछ और पूछा, तो उस पैटर्न को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए एक अटेम्प्ट काफ़ी है। और आप सिर्फ क्वेश्चंस को रटे, पैटर्न को नहीं पकड़ पाए, तो हो सकता है कि बहुत सारे अटेम्प्ट भी आपके बेकार चले जाएं। तो इसलिए पहला काम तो जरूर कर लें कि प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को देख लें। और दूसरा, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले एक चीज़ जरूर रखें कि देखें कि उसका कोर्स कंटेंट क्या है, उसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे से पूछ के सीखते। जब आप ऑलरेडी ग्रेजुएट है ही हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए एग्जाम में सिलेबस क्या दिया, और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि उसमें प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं। होता क्या कि हम कोई टॉपिक लिए, मान लीजिए 20 पेज का एक कोई टॉपिक तैयार हुआ, उसमें से सारी की सारी चीज़ों को नहीं पूछा जाता, 2-3 ही तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और वही बार बार पूछे जाते हैं। तो उस वाले टॉपिक को आप 100% कर लीजिए कि अगर ये टॉपिक आएगा तो हमारे प्रश्न एक भी छूटेगा नहीं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बैलेंस बहुत जरूरी है, खासकर पढ़ाई में। बाकी तो सब बैलेंस की हम आगे बात करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक जो मुझे अच्छा लगता हो, कि मुझे जनरल नॉलेज बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसी में पूरा ध्यान दिए, नहीं। ऐसे में आप बैंकिंग सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अपने पूरे 24 आवर्स में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको उसको 2-2 घंटे में बांटना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ये टाइम मैनेजमेंट जो एग्जाम में आदमी करता है ना, उसको सीखने के लिए आपने पढ़ाई से स्टार्ट करना होगा। अगर आप पढ़ाई से टाइम मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको टाइम मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो एक काम जरूर कर लें कि प्रीवियस ईयर्स, और जब एक बार आपका कोर्स तैयार हो जाए, आपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया, तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जितने शॉर्ट ट्रिक में, मैंने कहा इसमें स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी क्या है कि एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपके पास खूब सारा नॉलेज हो, और स्पीड तब आएगा जब आप शॉर्ट में बना लें। तो किसी क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट में बना सकते हैं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जैसा सर ने भी बोला, युवाओं के लिए बहुत बड़ा ये जो पॉइंट है कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट ले लिया, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो नहीं करना है। बिल्कुल बैलेंस वे में अच्छी तैयारी करें। तो ये बहुत अच्छा सर आपने ये जैसे भी रिसेंट में अगर आप बात करें, अगर हम लोग जो सारे बच्चे हैं वो सारे सोशल मीडिया और सब कुछ देखते रहते हैं, जैसे 2020 का दौर आ गया है। एक जमाना ऐसा था हम लोग के समय कि अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन, अच्छे फील्डर होते थे। आज अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन और अच्छे फील्डर नहीं होते, आज ऑलराउंडर होते हैं। तो यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ गया कि अगर आप ऑलराउंडर नहीं हैं तो आप आसानी से जीत नहीं सकते। तो ये समझने की ज़रूरत है विद टाइम क्या डिमांड है, उसको समझने की ज़रूरत है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स की तैयारी की तो आपने बात बता दी, लेकिन बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में और उन्हें पता होता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो छटते हैं इंटरव्यूज़ में जा कर के। तो एक एग्ज़ाम्स खासकर क्योंकि इसे नकारा नहीं जा सकता कि प्रतियोगिता है, एग्ज़ाम्स है, तो उसमें जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें हर एक पहलू देखा जाता है। ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात की जाए या फिर कॉन्फिडेंस के साथ जो बच्चे इंटरव्यू कैसे दें, तो उसके लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इंटरव्यू की बात करें, कहीं भी कोई भी इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि अगर इस बच्चे को हम जॉब में लेते हैं तो यहाँ पे वो सुटेबल है कि नहीं। हम
कोई भी बैंक किसी को जॉब के लिए एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराती, वो अच्छे बैंकर्स को लेने के लिए कराती है, क्योंकि उसको वहाँ पे काम कराना है। वो आपको, आपकी इमोशन से उसको कोई मतलब नहीं। अब ये कि मेरे फादर गरीब हैं, मैं गरीब हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। वो देखता कितने आप कैपेबल हैं। और कभी भी इंटरव्यू पूछा जाता तो 4-5 डायमेंशन ही होते हैं जिसमें इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपके बारे में पूछा जाता है कि आप कौन हैं, और मैक्सिमम बच्चे यही डिफाइन नहीं कर पाते कि हम कौन हैं। तो जिस तरीके से बाकी तैयारी आप कर रहे हैं, इसकी भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी, बहुत तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक पहला यही आता है कि आप अपने बारे में जानिए, फिर आपने जो पढ़ाई की है उसके बारे में आप जान रहे हैं कि नहीं। तो नॉर्मल बच्चों से पूछा जाता है कि आप ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट से हैं, तो बताता है इससे हैं, और जब उससे उसके सिंपल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाता है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि तैयारी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट काम नहीं आते, लेकिन इंटरव्यू में वही काम आते हैं। तो इसलिए पढ़िए तो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में भी 10 मिनट 20 मिनट का टाइम जरूर निकाल लीजिए, अगर आप मानते हैं कि मैं इंटरव्यू में जाऊँगा। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि कई बार मैं देखता हूँ बच्चों को कि अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर नहीं। कहीं कोई घटना घट रही है, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर इन्फॉर्मेशन घटना घटने से पहले ही आपको मालूम हो जाती है। बिल्कुल। और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो आप कहें कि सर मुझे जानकारी नहीं थी, तो ये गलत है। तो अपने एक शेड्यूल में से कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल निकालिए जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हों और आपको रिसेंट घटनाओं के बारे में मालूम हो। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे जानकारी नहीं। तो पहला तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में, दूसरा अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में, और तीसरा जो अवेयरनेस है उसके बारे में। मतलब फुल अवेयर होकर के आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सही जानकारी अगर कोई भी इंसान दे तो वो इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों एक क्लास में और भी है उसमें कि इन तीनों के अलावा आप हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या जानते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आप उसको जानते हैं। अगर कल आपको पीओ बनाया जाएगा तो इन चीज़ों को संभाल पाएंगे, इस बदलाव के साथ अपने आप को जो है सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। अगर ऐसा कर पाएंगे तो आपका स्वागत है, और ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका स्वागत नहीं है। बेसिकली कॉन्फिडेंस कम्स विद द नॉलेज। नॉलेज ना ही सिर्फ किताबों की, बल्कि जो ज्ञान है आसपास और आप क्या बात करें उसकी जानकारी, और उसका खुद में आत्मंथन होकर हम जवाब दें, ये होना चाहिए। ये तो हमने बैंकिंग की बात की और बहुत ही सरलता से आपने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। अगर हम बात करें एसएससी एग्ज़ाम्स की, तो अभी एसएससी में भी बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं, तो पहले इसके बारे में बताएं कि किस तरीके के इसमें वैकेंसीज निकली हैं और बच्चे इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एसएससी का जो एग्ज़ाम है ये पूरा नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है जी, और इसमें हज़ारों की संख्या में वैकेंसीज निकलती हैं। जी, अभी मैं आपको रोकना चाहूँगी सर, क्योंकि अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। नाम है संजय। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली नजफगढ़ से बोल रहा हूँ। जी संजय जी, अपना सवाल बताएं। मैम, मेरे को ये जानना है कि बच्चे जैसे कि पढ़ते हैं जी, तो कॉमर्स में बच्चा 12th पास बाद एक तो ये कितना, और दूसरा एक कोई की तैयारी करने के बाद कि क्या क्या जॉब के ऑप्शन हैं, और दूसरा ये है कि 12th के बाद आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम करें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज 18 साल के बाद कितनी जॉब हैं 18 की उम्र के 12th क्लियर करने के। मैं समझ गया आपको समझना है जी। मैं संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रश्न को मैं समझ गया हूँ। बेसिकली उनका ये प्रश्न यही था कि आफ्टर 18 जी, कौन कौन से जॉब्स हैं जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। तो देखिए, जॉब्स दो तरह के हैं। एक जॉब से वो है जो नेशनल लेवल पे है, जिसको एसएससी कंडक्ट करा रही है, और एक जॉब स्टेट लेवल पे होते हैं जिसको वहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है कंडक्ट कराती है। तो आपको अपने स्टेट के लिए तो देखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप 18 साल के हैं और जॉब में जाना चाहते हैं सरकारी, तो आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। उसका पे ग्रेड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का ही हो सकता है। 1800 पे ग्रेड हो सकता है, 1900 हो सकता है, 2000 हो सकता है। आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अच्छी जॉब के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन। तो इसलिए अब इसमें क्या है कि मैं संजय जी के लिए बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए बता रहा हूँ कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पे, उसमें कई जो है उसके सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट जो सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, जिसको एसएससी सीजीएल कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें क्वालिफिकेशन कम से कम आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसमें जो है 4200 यानी लेवल जो है 6 और लेवल 7 4600 के जॉब्स होते हैं। इसके अलावा हम और चले हैं तो CHSL होता है वहाँ पे, फिर MTS के जॉब होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में CPO का जॉब होता है। तो ये कई प्रकार के जॉब हैं। अब इसमें ये होता है कि हम जब भी
अगर कोई रिटन पार्ट लेते हैं तो उसमें रिटन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोई वर्दी वाली नौकरी चाहिए जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तो उसके लिए आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो आपको किस प्रकार की जॉब चाहिए, क्लर्कल जॉब चाहिए, ऑफिशियल जॉब चाहिए, फील्ड वर्क चाहिए, या फिर आपको जो है ये डिफेंस कह लें या यूँ कह लें कि पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के एग्जाम होते हैं वो भी सारे के सारे इसमें होते हैं। अब उसमें भी है कांस्टेबल लेवल चाहिए कि आपको इंस्पेक्टर लेवल चाहिए, इतनी सारी वैकेंसीज वैकेंसीज बहुत सारी हैं, चुनाव खुद से करना और जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें हर चीज़ के एज को मेंशन किया जाता है कि किसके लिए 18 ईयर्स चाहिए, किसके लिए 20 ईयर्स चाहिए और किसके लिए 21 चाहिए, सारी एलिजिबिलिटी रहती है लिखी। लेकिन अधिकारी बनने के लिए कम से कम 21 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए एटलीस्ट जी। ठीक है। तो अब ये जब एग्जाम्स अलग अलग हो गए, इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार बहुत सारे पोस्ट बच जाते हैं तो वो फेज एग्जाम होते हैं, वो कुछ अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इस तरीके से हाँ सारे एग्जाम्स। तो संजय जी आपको आपके सवालों का जवाब आई होप मिल गया होगा। तो हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, हम एसएससी की तैयारी की बात करते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकली है तो उसके बारे में बताएं सर। हाँ, अब एसएससी की बात करते हैं तो जैसे भी हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में बात किया, उसका कुछ कोर्स सेक्टर यहाँ भी है जी। कोर्स में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे मैथ्स एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर भी इम्पॉर्टेंट है। पहले थोड़ा सा पैटर्न अलग था, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, पिछले 2 सालों से पैटर्न चेंज हुआ है। तो मैथ के पोर्शन को थोड़ा सा कम किया गया है, इंग्लिश को भी थोड़ा सा कम किया गया है, खासकर मेंस लेवल पे। पहले क्या होता था कि पीटी में जो है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस पूछा जाता था, 200 के क्वेश्चंस होते थे, लेकिन जब मेंस होता था तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि इसमें जनरल अवेयरनेस के साथ साथ और भी सारी पोर्शंस को डाल दिया गया है, तो क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज हुआ है। और मैंने एक चीज़ बताया कि जब एसएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो 40 लाख 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें भी फिर बोला कि वो सारे के सारे बच्चे प्लेन ग्रेजुएट के साथ साथ फिर वो इंजीनियर चले जाते हैं। 40 लाख 50 लाख 4-5 जो भी वैकेंसीज निकली है उसके लिए 5,000 10,000 वैकेंसी निकल रही हो, तो कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ कंपटीशन उनसे नहीं है, कंपटीशन आपका अपने आप से है कि आपने एक गलती किया तो आप बाहर हो गए। यानी आपकी एक्यूरेसी, वहाँ कंसंट्रेशन, और आजकल के समय में जब सोशल मीडिया हाथ हाथ में घूम रहा है, इसमें कंसंट्रेशन बनाना अपने आप में सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कि हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तब तक दूसरा एक वीडियो सामने चला आता है, ऐसे में पढ़ाई भी बहुत बाधित हो रही है। तो जितने भी लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं वो एक बात जरूर कहते हैं, वो बात ये कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर करना पड़ेगा। तो ये आप हिमांशु जी, क्योंकि आप पढ़ाते हैं आप बिहार में, तो यहाँ आप क्या कमी ऐसा देखते हैं बिहार, खासकर अगर हम बिहारियों की बात करें, जो युवाएं जो देख रहे हैं बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन कुछ ऐसी क्योंकि आप मेंटोर भी हैं, आप बहुत करीब से देखते हैं बच्चों को, तो आपकी क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी कमी है, खासकर अगर बात करें रूरल एरियाज़ में जो बच्चे होते हैं ऐसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स या एसएससी एग्ज़ाम्स में जो देते हैं, तो उनको क्या चीज़ में सुधार करनी चाहिए? अभी कंपटीशन लेवल में अभी जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है अभी पिछले 2-3 सालों में। जो बच्चे पहले क्लास में बैठ के पढ़ा करते थे, अब वो मोबाइल पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। पिछले कुछ सालों में हर गली मोहल्ले में लाइब्रेरी खुल गई और बच्चे जाके उन लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, और पढ़ कैसे रहे हैं तो मोबाइल पे पढ़ते हैं। अब आप कोई भी हो, कितना भी अच्छे उसकी आंखें हों, कितना भी कंसंट्रेशन लेवल हो, जब वो मोबाइल पे देखता है तो कुछ देर बाद वो थक जाता है। बिल्कुल। क्लास की जो है इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार कि आप वहाँ रहते हैं तो सारे बच्चों के बीच में बैठे होते हैं, यहाँ आप एसी में अकेले बैठे हुए हैं, उसी में आपको झपकी भी आ गई। और साथ ही साथ क्या होता है, कई बार लेक्चर छूट जाते हैं तो हम सोचते हैं आगे कर लेंगे, या आलस सोच रहे हैं आगे कर लेंगे, और आगे के चक्कर में छूट जाता है जी। तो ऐसे कंडीशंस में जो यहाँ के बच्चों को मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ कि मोबाइल सबके हाथ में है, और एक नया कल्चर शॉर्ट वाला चल गया है। और शॉर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, और जो है यूट्यूब का लॉगरिथम ऐसा है कि अगर आपने कोई एक वीडियो देख ली तो और उसके 2-4 वीडियो तो उसी से रिलेटेड वीडियो आनी शुरू हो जाती है, और वो पकड़ लेता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो ऐसे में आप पढ़ाई से डिस्टर्ब होकर कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित होती है। तो ज़रूरी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने मोबाइल को बंद करके रख दें, ठीक है, और जब पढ़ाई करें तो पढ़ाई करें। मोबाइल बंद करने का मतलब पढ़ तो मोबाइल से ही रहे हैं, ये जो फालतू की एक्टिविटीज़ है इसको ख़त्म कर दें। तो ये सबसे बड़ा आप इशू सोशल मीडिया को अपने आप से, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा, आजकल जो आ रहे हैं सब बच्चों के साथ, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन आपका कम होता जा रहा है और टाइम का वेस्टेज बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम बच्चे देखेंगे रात में 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, मतलब वो अपना कहीं ना कहीं समय सोशल मीडिया पे भी देते हैं ताकि उनको लगता है कि
उनका डोपामाइन बढ़ता है, थोड़ा हैप्पीनेस होता है, या थोड़ा सा उनको रिलैक्स टाइम वो उसको काउंट करते हैं कि मैंने पढ़ लिया, मेरा समय हो गया, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक सर्किल है जिसमें वो फंस जाते हैं। एक दो शॉट शुरू करते हो, करते करते 1-2 घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं चलते। तो ऐसे में रमांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि समय की कमी है, तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन भी है और फेलियर का भी सामना करना है, बच्चों का करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी बच्चों का खासकर वो काफ़ी ज़्यादा बाधित होता है, और साथ ही फिज़िकल फिटनेस भी बच्चों में कम देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो ओवरऑल आप एज अ मेंटर आप देख रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप बच्चों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ना ही सिर्फ इस एग्ज़ाम्स की बैंकिंग और एसएससी, जितने बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, जो सपने देखते हैं बड़े बड़े कि वो आगे चल के कुछ बने और अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, तो उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 2 जगह रहते हैं, या तो कहीं हॉस्टल या लॉज में रह रहे हैं, या फिर कहीं फैमिली घर में रह रहे हैं। तो जब घर में रहते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल जाती है, लेकिन जब लॉज में आप हैं, कहीं हॉस्टल में हैं, तो आपको वहाँ पे शहरों में भी कहीं पे ग्राउंड नहीं मिल रहा है, टहलने को जगह नहीं मिलती है, तो छत तो कम से कम है, और छत नहीं तो सीढ़ियाँ तो कम से कम है। पढ़ाई के लिए मेंटल हेल्थ जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट है। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो बॉडी का, अगर दर्द पैर में हो रहा है लेकिन फीलिंग हमेशा उसके सर में ही होती है, और सब कुछ हमारे सर से ही करना है, सारा बुद्धि ज्ञान यहीं पे। इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि कम से कम अपने 24 घंटे के टेन्योर में, 24 घंटे के अपने लाइफ साइकिल में कम से कम 1 घंटे, नहीं तो कम से कम 30 मिनट ही, अगर बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम घर बैठ के सांस ही ले लो भाई, योगा कर लो। बिल्कुल, ये मतलब फिटनेस का भी ध्यान रखें और अपना मतलब तैयारी करें और अच्छे से। तो ऐसे में बिहार का जाते जाते मैं, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स देख रहे हैं और पूरे इंडिया की भी देख रहे हैं, तो जाते जाते क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बिहार के सारे बच्चों को देखूंगा, क्योंकि बिहार सिर्फ बिहार में नहीं रहता, पूरे विश्व में रहता है जी। और आपको बता रहा हूँ कि विश्व से भी लोग तैयारी करते रहते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल। तो इसलिए जो भी हमारे बिहार के बच्चे, और चाहे बाहर कहीं भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जब आपने लक्ष्य बना लिया है तो पहला तो लक्ष्य बनाइए मत, और बना लिया है तो उसको पूरा किए बिना छोड़िए मत। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, अपने गार्जियन से पूछिए, और जो भी आपसे सीनियर है, जो उस फील्ड से गुजरा हुआ है, आपको ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जो आपके सारी मुश्किलों को आसान कर देगा। तो जीवन में कभी भी आप लक्ष्य बनाएंगे तो मुश्किलें आएंगी, और जितना बड़ा लक्ष्य होता है मुश्किलें उतनी ही बड़ी होती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका भी है। अगर आप तरीका सीख गए तो कोई भी बड़ी मुश्किल बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल रमांशु जी, आपने इतनी सरलता से बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, हमारे दर्शकों को आपने मार्गदर्शन के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स कोई भी हो, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप कंटेंटेड है और फोकस्ड हैं, तो आपको कहीं भी सफलता हासिल करने में मुश्किल नहीं होगी। इसी के साथ मुझे और पूरे दिशाएं टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।